नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। और हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशंस एग्जाम्स की तैयारी। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है राग वर्गीकरण। राग वर्गीकरण के कई पार्ट्स आ चुके हैं और आज जो हम करने वाले हैं वो है रागों का समय विभाजन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो इनकी जो टाइम डिवीज़न है वो कैसे की गई है। सबसे ज़रूरी बात ये रहती है कि टाइम डिवीज़न, तो उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे और जानेंगे कौन कौन से इसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, रागों का समय विभाजन। उत्तर भारतीय संगीत में रागों के गायन वादन का समय दिन व रात्रि के 24 घंटों के 2 भाग करके बांटा गया। पहला भाग 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक और दूसरा भाग 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक माना जाता है। इनमें पहले भाग को पूर्व भाग और दूसरे भाग को उत्तर भाग कहते हैं। इसी के अनुरूप रागों का विभाजन भी पूर्व राग एवं उत्तर राग में हुआ जो निम्न है। सबसे पहले देखते हैं पूर्व राग। जो राग दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक यानी कि पूर्व भाग के समय में गाए बजाए जाते हैं उन्हें पूर्व राग कहते हैं। इसी तरह जो उत्तर राग है, जो राग 12 बजे रात्रि से दिन के 12 बजे तक यानी कि उत्तर भाग के समय में गाए बजाए जाते हैं उन्हें उत्तर राग कहते हैं। पूर्व राग और उत्तर राग को ही प्रचार में पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी राग कहते हैं। समझ गए होंगे इस बात को। बढ़ते हैं आगे। फिर आपका जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये है कि इनको पूर्वांगवादी या उत्तरांगवादी राग क्यों कहते हैं। तो इसकी जो डिटेल है मैं आगे बताता हूँ। ये थ्योरी आपके बहुत काम आने वाली है। सप्तक के 7 शुद्ध स्वरों में तार सप्तक का सा मिलाकर यानी कि सारे गामा पधनी सा, इस प्रकार स्वरों की संख्या 8 कर ली जाए। फिर इनके 2 हिस्से कर दिए जाएं, जैसे पूर्वांग और उत्तरांग, जिसमें पूर्वांग में आ जाएगा सारे गामा और उत्तरांग में आ जाएगा पधनी सा। इस प्रकार सप्तक का पहला भाग पूर्वांग और दूसरा भाग उत्तरांग कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं पूर्वांगवादी राग। जिन रागों का वादी स्वर जब सप्तक के पूर्वांग अर्थात सारे गामा इन स्वरों में से होता है तो वे पूर्वांगवादी राग कहलाते हैं। ऐसे राग प्राय दिन के पूर्व भाग यानी दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक गाए जाते हैं। फिर आते हैं जी उत्तरांगवादी राग। जिन रागों का वादी स्वर जब सप्तक के उत्तरांग अर्थात पधनी सा इन स्वरों में होता है तो उसे उत्तरांगवादी राग कहते हैं। ऐसे रागों का गायन समय प्राय रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में होता है। उपरोक्त वर्गीकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि राग के वादी स्वर को जान लेने पर उस राग का गायन वादन का समय ज्ञात हो जाता है। जैसे आसावरी का वादी स्वर दैवत है अर्थात सप्तक का उत्तरांग स्वर है, तो इसके गायन वादन का समय भी प्रातःकाल है अर्थात रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच उत्तरांग में। उसी के अंतर्गत प्रातःकाल आ जाता है। तो ये हो गया उत्तरांगवादी राग। अब आगे देखते हैं। यमन का वादी स्वर गंधार है जो कि सप्तक के पूर्वांग में है। अतः यमन राग के गायन वादन का समय रात्रि का प्रथम पहर है जो कि दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक के क्षेत्र में आता है। इसलिए यमन पूर्वांगवादी राग कहा जाएगा। आसावरी को उत्तरांगवादी राग कहेंगे। उपरोक्त विवेचन पर यह शंका होना स्वाभाविक है कि भैरवी में मध्यमवादी स्वर है जो कि सप्तक का पूर्वांग स्वर है, क्योंकि बाँ जो पहले पार्ट में आ गया है ना, तो वो क्या हो गया, पूर्वांग में आ गया। फिर क्या कारण है कि भैरवी का गायन वादन समय प्रातःकाल बताया गया है, क्योंकि पूर्व में आ गया ये। उपरोक्त वर्णन के अनुसार भैरवी का गायन वादन समय दिन का उत्तर भाग अर्थात 12 बजे से रात्रि के 12 बजे बीच होना चाहिए। प्रातःकाल तो उत्तर भाग के अंतर्गत आता है। फिर भैरवी का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में ही क्यों है। इसी प्रकार की यह भी शंका हो जाती है कि कामोद में पंचम वादी है जो कि सप्तक का उत्तरांग स्वर है, फिर क्यों इसे पूर्व भाग में गाते हुए जाते हैं। इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। उपरोक्त शंकाओं का समाधान यह है कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में यद्यपि सारे गामा को सप्तक का पूर्वांग और पाधा निसा को उत्तरांग कहा गया है, किंतु कुछ पूर्वांगवादी तथा उत्तरांगवादी स्वरों को उपरोक्त वर्गीकरण में लाने के लिए पूर्वांग का क्षेत्र सारे गामा पा और उत्तरांग का क्षेत्र मा पा धा नि सा इस प्रकार बढ़ाकर माना गया है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या है, कई बार क्या होता है सारे गामा की जगह इसके साथ पा जोड़ लिया जाता है और यहाँ पर उत्तरांग के अंदर म जोड़ लिया जाता है, यानी 5-5 स्वरों को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार सप्तक के 2 भाग करने से सा म पा के तीनों स्वर सप्तक के उत्तरांग और पूर्वांग दोनों भाग में आ जाते हैं।
और जब किसी राग में इन तीनों स्वरों में से कोई स्वर वादी होता है तो वह राग पूर्वांग वादी भी हो सकता है और उत्तरांग वादी भी हो सकता है। अब समझ गए जो कंफ्यूजन ऊपर था। इस प्रकार भैरवी और कामोद राग इसी श्रेणी में आ जाते हैं और कामोद में पंचम वादी होते हुए भी उसे पूर्वांग वादी राग कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही राग सप्तक के बढ़ाए हुए क्षेत्र में आ गए हैं। समझ गए? जो पंचम है वो पूर्व में ऐड कर लिया गया, हालांकि वो उत्तर का भाग था। जब इसको बढ़ाकर गाया गया तो वो पूर्व में आ गया। इस प्रकार अन्य कुछ राग भी इस श्रेणी में आकर अपना क्षेत्र बना लेते हैं। जब किसी राग में वादी स्वर यानी कि सा म प इनमें से कोई भी स्वर हो और यह बताना हो कि यह राग पूर्वांगवादी है या उत्तरांगवादी, तो उस राग के गायन वादन का समय देखकर तथा सप्तक के उत्तरांग व पूर्वांग भागों के दोनों प्रकारों को ध्यान में रखकर आसानी से बताया जा सकता है कि अमुक राग पूर्वांगवादी है या उत्तरांगवादी। इस पद्धति द्वारा स्वरों के वादी स्वरों के द्वारा उनका गायन वादन का समय प्राप्त किया जाता है। समझ गए? वादी के द्वारा। फिर आता है जी रागों का समय सिद्धांत। भारतीय संगीत में प्राचीन काल से ही रागों को उनके निर्धारित समय पर गाने बजाने की परंपरा रही है। इसके साथ ही कुछ राग ऐसे भी हैं जो किसी ऋतु विशेष में गाए बजाए जाते हैं, जैसे बसंत, मल्हार, बहार के विभिन्न प्रकार आदि। वेद अथवा सामगान को भी विशिष्ट ऋतुओं में गाए जाने का वर्णन मिलता है। डॉक्टर शरद चंद्र श्रीधर परांजय के अनुसार यजुर्वेद में रथंतर साम को 3 स्तोमों में बसंत ऋतु में, 3 स्तोमों में बसंत ऋतु में, व्रत साम को 15 स्तोमों में ग्रीष्म ऋतु में, 15 स्तोमों में ग्रीष्म ऋतु में। फिर आता है वैरूप साम को शरद ऋतु में गाने का संकेत है। अथर्ववेद के अनुसार बसंत ऋतु में व्रत साम, रथंतर का ग्रीष्म ऋतु के मासों में, यज्ञाज्ञ व वायदेव्य का वर्षा ऋतु में, वैरूप व वैराज साम का शरद मासों में अनुष्ठान का विधान है। इससे संकेत मिलता है कि वैदिक काल में भी संगीत के विशिष्ट रूप को विशिष्ट समय पर गाने का विधान था। इसको हम भारतीय संगीत में रागों के ऋतु एवं समय सिद्धांत की शैशवावस्था कह सकते हैं। आधुनिक काल में पंडित विष्णु नारायण बातखंडे ने रागों के समय सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है। उनके अनुसार जो राग प्रातःकाल तथा सायंकाल में गाए जाते हैं उन्हें संधि प्रकाश राग कहते हैं। विद्वानों के अनुसार कोमल रेधा तथा गानी शुद्ध वाले राग मुख्यतः संधि प्रकाश रागों के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ तीव्र मध्यम सायंकालीन और शुद्ध मध्यम प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों का सूचक है। जैसे कि देखिए आगे संगीत दर्पण ग्रंथ में पंडित दामोदर ने भूपाली, भैरव, बिलावल, मेघ, पंचम, देशकार, भैरवी, ललित और बसंत आदि रागों को प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग माना है। पंडित अहबोल ने भी अपने ग्रंथ में रागों के समय विभाजन का वर्णन किया है। भारतीय संगीत के विद्वानों ने उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में प्रचलित रागों को 3 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से? कोमल रेधा वाले राग, शुद्ध रेधा वाले राग और कोमल गानी वाले राग। और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। संगीत पारिजात में रागों के समय सिद्धांत का वर्णन किया है। कहाँ किया गया है? संगीत पारिजात में। भारतीय संगीत के विद्वानों ने उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में प्रचलित रागों को 3 वर्गों में विभाजित किया। प्रथम वर्ग में कोमल रेधा वाले राग, द्वितीय में शुद्ध रेधा वाले राग और तृतीय वर्ग में कोमल गानी वाले रागों को रखा गया है। अब पढ़ते हैं हम डिटेल में। सबसे पहले कोमल रेधा वाले राग। इस वर्ग के राग प्रातः 4 बजे से 7 बजे तक गाए बजाए जाते हैं, अर्थात इनका गायन समय प्रातःकालीन संधि प्रकाश है, क्योंकि इस समय दिन व रात का संधि काल होता है। इस समय गाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं। संधि प्रकाश समझ गए? मतलब दिन उग रहा है और रात जा रही है। इस वर्ग के अंतर्गत भैरव, पूर्वी तथा मारवा थाटों के राग आते हैं। इन रागों में रे कोमल अवश्य होता है, साथ ही ग शुद्ध, धा कहीं कहीं अपवाद स्वरूप शुद्ध भी हो सकता है, जैसे मारवा राग में। फिर आते हैं जी शुद्ध रेधा वाले राग। इस वर्ग में शुद्ध रेधा वाले राग गाए बजाए जाते हैं। इनका गायन समय 7 बजे से 10 बजे तक दिन व रात दोनों कालों में होता है। यदि कोमल रे अजगी मुद्रा का परिचायक होता है तो शुद्ध रे पूर्ण जागरण का द्योतक है। इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह क्रम उपयुक्त प्रतीत होता है। इस वर्ग में बिलावल, कल्याण तथा खमाज थाट के राग आते हैं। इन रागों में ग का शुद्ध होना अनिवार्य है। किसका? ग का। नी कभी कभी कोमल भी हो सकता है।
ये राग संधि प्रकाश रागों के बाद गाए जाते हैं, क्योंकि संधि काल 24 घंटों में 2 बार आता है। अतः शुद्ध रेधा वाले रागों का क्रम भी 2 बार दृष्टिगत होता है। समझ गए? बढ़ते हैं कोमल गनी वाले राग। दिन व रात के उस विशिष्ट भाग से अलग जिनमें उपरोक्त स्वरों से युक्त रागों का व्यवहार होता है। इसके अंतर्गत कोमल गानी वाले रागों को गाया बजाया जाता है, अर्थात 10 बजे से 4 बजे तक कोमल गानी वाले राग गाए बजाए जाते हैं। इस वर्ग के रागों की संख्या अधिक है, अतः इनकी अवधि भी दीर्घ रखी गई है। इन रागों में गा का कोमल होना अनिवार्य है। अनिवार्य किसका है? ग का कोमल होना। नी यदा कदा शुद्ध भी हो सकता है, जैसे पटदी पादी में। इस वर्ग में काफी, आसावरी, भैरवी व तोड़ी इन थाटों के राग आते हैं। फिर आता है जी वादी संवादी स्वर का समय निर्धारण में महत्व। जो स्वर राग के स्वरूप की घोषणा करता है वही उसका वादी स्वर होता है। कई राग आरोह व अवरोह के दृष्टिकोण से समप्राकृतिक होते हैं। उनके समय निर्धारण की समस्या वादी स्वर से सुलझ जाती है। वादी स्वर के परिवर्तन से राग का समय भी परिवर्तित हो जाता है। पूर्वांग में जिनका वादी स्वर हो, अर्थात सारे गामा पा में से कोई स्वर जब किसी राग का वादी स्वर हो तो उसे पूर्वार्ध प्रधान राग कहते हैं। अतः ऐसे राग प्राय मध्याह्न से यानी कि दोपहर से मध्य रात्रि तक, अर्थात दोपहर 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। जिन रागों का वादी संवादी सप्तक के उत्तरांग म प ध नि सा में हो तो वे उत्तरांग होते हैं, उन्हें उत्तरांग में ही गाया बजाया जाता है। मध्यम तथा पंचम यानी कि म और प सप्तक के मध्य में होने से पूर्वांग तथा उत्तरांग दोनों में आवश्यकता अनुसार सम्मिलित कर लिए जाते हैं। फिर आता है जी ऋतुओं के अनुसार रागों का समय निर्धारण। रागों की ऋतुओं का पंडित दामोदर ने सविस्तार वर्णन संगीत दर्पण में किया है। संगीत दर्पण के अनुसार श्री राग एवं उनकी रागिनियों को शिशिर ऋतु में, कौन सी राग को? श्री राग, और उनकी रागिनियों को शिशिर ऋतु में गाना चाहिए। बसंत राग तथा उसका परिवार बसंत ऋतु में गाया जाता है। भैरव राग तथा उसका परिवार ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है। पंचम राग तथा उसका परिवार शरद ऋतु में, मेघ राग तथा उसकी रागनियों को वर्षा ऋतु में, तथा नट नारायण राग तथा उसकी रागनियों को हेमंत ऋतु में गाते हैं। ऋतुओं में श्रृंगारिक भावनाओं की सफल अभिव्यक्ति की जा सकती है। वर्षाकालीन रागों में मेघ मल्लार, गोड मल्लार या मियाँ मल्लार और देश आदि रागों का प्रचलन है। वर्षाकालीन रागों में शुद्ध स्वरों से राग की पहचान की गई है। इन रागों में कोमल स्वरों का अल्प प्रयोग किया जाता है। दोनों नी स्वरों का प्रयोग सभी रागों में प्राय समान रूप से किया गया है। इन रागों में कोमल ग का अल्प प्रयोग दृष्टिगत होता है, विशेषकर जय जयवंती और मल्हार में। ऋतुकालीन राग होने के नाते उक्त ऋतु में इन रागों को 24 घंटे गाया बजाया जा सकता है। देश सर्वकालिक होते हुए भी बड़े चाव से इस मौसम में हर जगह गाया बजाया जाता है। इसके गीतों में वर्षा ऋतु का अधिक चित्रण भी मिलता है। इसके स्वर श्रृंगारिक भावनाओं को अच्छी प्रकार से व्यक्त करते हैं। फिर आता है जी मध्यम स्वर का महत्व। रागों के समय निर्धारण में मध्यम स्वर की भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सप्तक का मध्य स्वर है और इसका प्रभाव राग के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रातःकालीन रागों में शुद्ध मध्यम प्रबल रहता है, परंतु कुछ रागों में शुद्ध मध्यम के साथ तीव्र मध्यम का प्रयोग दिखाई देता है। जैसे रामकली जैसे रागों में शुद्ध मध्यम के साथ तीव्र मध्यम का भी प्रयोग होता है, परंतु उसमें शुद्ध मध्यम की भी प्रधानता होती है। तीव्र मध्यम अल्पत्व लगता है। दिन के रागों में भी अधिकतर शुद्ध मध्यम का ही महत्व है। जैसे जैसे दिन ढलने लगता है तीव्र मध्यम प्रदान होने लगता है और शुद्ध मध्यम गौण। जैसे जैसे दिन ढलता है यानी कि शाम हो जाती है तो जो तीव्र मध्यम है वो प्रबल होता है और शुद्ध मध्यम जो है वो गौण होता रहता है। कल्याण, केदार तथा बिहाग आदि राग इसी वर्ग में आते हैं। रात्रि बढ़ने के साथ ही तीव्र मध्यम का प्राबल्य बढ़ जाता है। रात ढलने के साथ ही इसका प्रभाव ढलने लगता है यानी कि कम होता रहता है। इसके बाद फिर वही चक्र प्रारंभ हो जाता है। इसमें कुछ अपवाद भी प्राप्त होते हैं। जैसे हिंडोल में मध्यम तीव्र प्रयुक्त होता है, किंतु उसका गायन समय प्रातः 7 से 10 बजे के मध्य है।
दुर्गा और देश भी सायंकालीन राग गायन नियम में अपवाद है। इसका गायन समय संध्या के 7 बजे से 10 बजे तक अवश्य है, किंतु इसमें शुद्ध मध्यम प्रयोग होता है, क्योंकि जो दुर्गा और देश है ना, इसमें म जो शुद्ध लगता है, और फिर भी इनको क्या है, संध्या का राग मानते हैं। फिर आए रागों के समय सिद्धांत का महत्व व उपयोगिता। क्या उपयोगिता है इनकी, क्या महत्व है? संगीत का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के मन का रंजन करना है। किसी भी प्रकार के गायन व वादन की सार्थकता वहीं सिद्ध हो जाती है जब संगीत को सुनकर या गा बजाकर दिल खुश हो जाता है, चाहे वह राग गायन हो या किसी और प्रकार का संगीत। पंडित दामोदर के अनुसार इच्छा के अनुसार कोई भी राग किसी भी समय अथवा किसी भी ऋतु में सुख प्रदान करेगा। राग तरंगिणी के अनुसार संगीत गोष्ठियों में भी प्राय कलाकार समयानुकूल कुछ राग प्रस्तुत करने के पश्चात श्रोताओं के आग्रह पर और उनकी इच्छा से भी असमय राग प्रस्तुत करते हैं। इसे दोष नहीं समझना चाहिए। कुछ ऐसे राग भी सामने आए हैं जो राग गायन नियम के बंधन से मुक्त होते हैं। जैसे बसंत राग की अवतारणा नियमतः दिन के उत्तरार्ध में होनी चाहिए, और बहार राग के लिए भी मध्य रात्रि का समय निश्चित है, किंतु बसंत ऋतु में इन्हें अभ्यास के हर समय ग्रहण करने की प्रथा है। ठीक वैसे ही भैरवी का समय प्रातःकाल है, पर आजकल संगीत सभाओं में रात्रि में भैरवी की धुन अन्य कालों की अपेक्षा अधिक भली लगती है। राग के स्वभाव के साथ प्रकृति का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। अतः जहाँ कुछ रागों में समय नियम बंधन के समान प्रतीत होता है, वहीं कुछ रागों को समय नियम से गाना मनोवांछनीय सुख प्रदान करने में भी पूर्णतः सक्षम प्रतीत होता है। रागों के समय में प्राचीन ग्रंथकारों में भी मैतक्य नहीं है, मतलब एक मत नहीं है। वो संगीत पारिजात में भूपाली को प्रातःकाल का राग वर्णित किया गया है, जबकि वह रात का राग मान्य है। समय के साथ साथ रागों का रूप भी परिवर्तित होता है। वर्तमान समय में हम जिन रागों का प्रयोग कर रहे हैं उनके प्राचीन स्वरूप की जानकारी सही मायने में आज प्रमाणित रूप से उपलब्ध नहीं होती। संगीत का मुख्य उद्देश्य तो मन का रंजन करना है। कुशल कलाकार को चाहिए कि संगीत के उद्देश्य को सामने रखकर रंजकों जनचितानों को लक्ष्य में रखकर ही रागों का व्यवहार करे। रागों के समय नियम को बंधन के रूप में न मानकर विवेक के आधार पर समय सिद्धांत को पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार करना ही उचित जान पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि रागों का समय सिद्धांत सही मायने में उन संगीतज्ञों की देन है जिन्हें मध्यकाल में राज दरबारों में निर्धारित कालों पर नित्य गाना बजाना पड़ता था। वे प्रतिदिन नए नए राग कहाँ से लाते, अतः उन्होंने विभिन्न रागों का समय बांध दिया जिससे कि उनमें नूतनता बनी रही। उन्होंने रागों को देवी देवताओं का प्रतीक बताया। कहा कि किसी भी समय आह्वान करने से वे उनकी प्रार्थना सुनेंगे। निर्धारित समय पर ही गाने से वे प्रसन्न होकर वांछित प्रभाव उत्पन्न कर सकेंगे। ये मतलब उन्होंने ये कह दिया कि ये देवी देवताओं का प्रतीक है, इनको हर समय नहीं गाया जा सकता, एक निर्धारित समय पर गाएंगे तो इसका जो इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। इसके विपरीत किसी भी राग के गायन वादन का पूर्णतः आनंद तभी उठाया जा सकता है जब वह अपने नियत समय पर गाया बजाया जाए। लेखकों ने स्वयं इस बात का अनुभव किया कि रागों को उनके नियत समय पर गाने से ही ऐसा प्रतीत होता है, स्वर जैसे अपने आप प्रस्फुटित होते जा रहे हों और परमानंद का अनुभव होता जा रहा हो। परंतु आज के व्यस्तता भरे जीवन में हमारे पास समय की कमी है, इसलिए जब मन चाहे तभी संगीत का आनंद उठाकर स्वर लहरियों में अपने आप को बहा देना चाहिए। यही संगीत की सार्थकता है, यही रागों की सार्थकता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि रागों का समय सिद्धांत पूर्णतया वैज्ञानिक नहीं है। अनेक विरोधाभास स्पष्ट रूप से लक्षित होते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी परिवर्तनों के कारण मनुष्य का जीवन अत्यंत कठिन हो गया है तथा आधुनिक समय में राग समय सिद्धांत के अनुसार रागों को सुनना लगभग असंभव है। आज का युग तकनीकी युग है। रेडियो, टीवी, सीडी आदि के प्रचार से किसी भी राग को कभी भी सुना जा सकता है और आनंद लिया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा ये टॉपिक होता है क्लियर और ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है यहाँ। इसके बाद मैं आपके लिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं लेकर आऊँगा। आप इस यूनिट का रिवाइज करने के बाद उनका अभ्यास जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए कीजिए। आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आप शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और इस तरह के जो कंटेंट हैं आपको
रेगुलर मिलते रहेंगे। हमारी जो यूनिट है कंप्लीट हो गई, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उसके बाद हम नई यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।